बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा न्यूज शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं दिनेश गौतम। आज क्या क्या है खास, पहले उस पर एक निगाह। आज प्राइम एट 4 में आपको बताता हूं, सोनम वांगचुक कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख सुलगने लगा, क्या है मांग, आपको बताऊंगा। दिल्ली में बैड टच वाला बाबा, लेकिन अब पुलिस उसे दौड़ा रही है। छात्राओं को कैसे शिकार बनाता था, यह भी आपके सामने होगा। विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक जब आमने सामने आए तो पथराव और फायरिंग हुई। यहां क्या हुआ, पूरी खबर डिटेल में आपके सामने रहेगा। और एक तूफान जिसने कई देशों को हिलाकर रख दिया, ग्राउंड रिपोर्ट। ये बहुत चौंकाने वाला है, अलर्ट करने वाला भी, मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है। इंदौर में अचानक धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत। इंदौर के रानीपुरा इलाके में यह हादसा हुआ। मकान गिरने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले बिजली का तार गिरता है, फिर कुछ ही सेकंड में पूरा मकान धराशायी हो जाता है। पास ही दुकान के बाहर मौजूद लोगों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो भी अपनी जान को बचाने के लिए दुकान के अंदर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये सब हुआ। 3 मंजिला इमारत अचानक भर भराकर गिर गई। क्या ये पहले से खतरनाक घोषित की जा चुकी थी, उसके बावजूद ये इमारत और उसके आसपास लोग सतर्क नहीं थे, इस वजह से ऐसा हुआ है? क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये कितनी खतरनाक घटना यहां हुई। और ये अब खबर उत्तराखंड के चंपावत से है। चंपावत के लोहा घाट में एक घर में लगी आग ने 2 मंजिला घर को अपनी चपेट में लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लकड़ी के घर में आग लगी। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने फौरन फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 2 परिवार बेघर हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। और अगली खबर अब गोंडा के कटरा बाजार से। यहां बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और इस वजह से 11 लोग जख्मी हो गए। हालात संभालने के लिए मौके पर पुलिस बल और पीएसी तक तैनात करनी पड़ी। और अब आपको गुजरात के राजकोट से आई हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। नवरात्रि के दौरान आवारा तत्वों का आतंक देखने को मिल रहा है। मनचले ने सरेआम एक लड़की से छेड़खानी की। मामला राजकोट के भक्ति नगर सर्किल के पास का है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है। एक लड़की सड़क पर चल रही होती है, तभी एक युवक अचानक पीछे से आता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आप, राजकोट गुजरात से ये खबर। सड़क पर ये मनचला किस तरीके से देखिए इस लड़की के साथ बर्ताव करता है और फिर स्कूटी को रफ्तार में आगे निकालता हुआ चला जाता है। हालांकि अब ये फुटेज सामने है और निश्चित रूप से पुलिस ये उम्मीद है कि इसमें संज्ञान लेते हुए ये व्यक्ति जो डिजर्व करता है उसे वहां तक ले जाया जाएगा। और उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रदर्शन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां रामलीला कमेटी के सभी कलाकार और सदस्य कोतवाली पहुंच गए, अपनी स्वैच्छिक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। रामलीला के सभी कलाकारों ने कोतवाली के बाहर रामलीला का मंचन तक शुरू कर दिया। पूरा मामला था क्या, रिपोर्ट। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, घोर कलयुग आ गया, थाने खड़े महेश। जरा ये तस्वीरें देखिए, रामलीला का मंचन हो रहा है। राम, लक्ष्मण और सीता समेत रामलीला के सभी पात्र कोतवाली के बाहर अपने अपने किरदारों में रामलीला करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असल में ये रामलीला का मंचन नहीं, बल्कि एक अनोखा प्रदर्शन है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न समेत ये सभी किरदार रामलीला की वेशभूषा में सजकर ऋषिकेश कोतवाली अपनी स्वैच्छिक गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। उन्हें जो देखना चाहे, जो त्रिलोकी नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला सालों पुरानी बनखंडी श्री रामलीला कमेटी और एक नए रामलीला समूह के बीच विवाद का है। और राम बारात और रावण दहन की परमिशन न मिलने से नाराज बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के सभी सदस्य, किरदार और इलाके के निवासी कोतवाली पहुंच गए और अपने स्वैच्छिक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। फिर तो कोतवाली के बाहर ही रामलीला शुरू हो गई और सभी कलाकारों ने थाने के बाहर ही अपने अपने किरदार निभाना शुरू कर दिया।
रामलीला कमेटी के सदस्यों और कलाकारों का आरोप है कि कुछ लोग कमेटी की संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा से झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और दशकों पुरानी इस रामलीला परंपरा को प्रशासनिक अड़चनों के चलते बंद करने की साजिश हो रही है, जिससे न सिर्फ कलाकारों की आस्था आहत हुई बल्कि जनता की सांस्कृतिक धरोहर भी खतरे में है। साथ ही रामलीला कमेटी के सदस्यों और किरदारों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। उनका कहना है कि ये बीजेपी और सीएम धामी को बदनाम करने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने ऐसी स्थिति आज तक जिंदगी में नहीं देखी कि जो आज देखने को मिल रही है। और नगर की रामलीला हो रही है, शहर की रामलीला हो रही है, कुछ लोग उसमें व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में भी। और जो व्यवधान डाल रहे हैं उनके साथ क्या क्या वो कोरा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी हाल में भी। अब इस केस में आगे क्या होगा वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन थाने के बाहर इस प्रदर्शन के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। लोग इसे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान बता रहे हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर, मोदी सरकार विदेश से और चीते हिंदुस्तान लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक साल के आखिर तक मोदी सरकार विदेश से और चीते लाएगी। इन चीतों को केन्या, नामीबिया और बोत्सवाना से लाया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश में इन चीतों को रखा जाएगा और इसके लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर के आखिर तक 8 से 10 चीते आ जाएंगे। बोत्सवाना से 8 से 10 चीते लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाए जाने की तैयारी। आपको याद है इसके पहले भी चीतों को लाया जा चुका है। चीतों की घटती संख्या को देखते हुए यहां पर ये फैसला किया गया। कूनो अभयारण्य में ये चीते ले जाए गए थे पहले। इस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीतों के भारत लाए जाने के 3 साल के भीतर फिर से चीते लाए जाने की तैयारी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये वजह क्या है। चीतों के जीवित रहने की सबसे ज्यादा दर भारत में है। दरअसल 17 सितंबर 2022 में लाए गए चीते, इससे पहले जब चीते आए थे वो 17 सितंबर 2022 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में इन चीतों को छोड़ा था और विदेश से अब तक 20 चीते भारत लाए गए हैं। 20 चीतों से 26 शावकों का अब तक जन्म हुआ है। फिलहाल चीतों के 16 शावक जीवित हैं। भारत में चीतों के जीवित रहने की दर 60% है। कूनो और गांधी सागर सेंचुरी चीतों का घर है। मध्य प्रदेश का नौरादेही, गुजरात का बन्नी अब नया घर इन चीतों का बनने वाला है। और अब लेह में जारी हिंसक प्रदर्शन की खबर। लेह में जबरदस्त बवाल हुआ। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। उपद्रवियों ने सड़कों पर पत्थरबाजी की, आगजनी की। आंदोलनकारियों में बीजेपी आंदोलनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग तक लगा दी। सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी तोड़ी फोड़ी गईं, आगजनी भी हुई। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि तस्वीरें आपको बता रही हैं स्थितियां क्या बन गई। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक को नहीं छोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गईं और प्रदर्शनकारी यहां खासे उग्र हो गए। तस्वीरें जिसकी गवाह है। लद्दाख अभी आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और इसको पूर्ण राज्य दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ जो हिंसक हो गया। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये सभी छात्र एक सोशल एक्टिविस्ट के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था और इस दौरान ये हिंसा। यह बीच मैदान हजारों लोगों की भीड़ जमा है और नारेबाजी के बीच सभी एक दूसरे को बैठ जाने को कह रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और भीड़ के बीच आंसू गैस का गोला आकर गिरता है और कुछ ही सेकंड में भीड़ पत्थरबाजी शुरू कर देती है और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें लेह से आई हैं। पत्थरबाजी शुरू होते ही भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। चारों तरफ से भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी और जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। हिंसक भीड़ ने बीच सड़क आगजनी भी की। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही और इलाके में धमाके की आवाज गूंजती रही। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरू हुई ये बात पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो टकराव शुरू हो गया और फिर ये टकराव देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। भीड़ ने पुलिस पर बेतहाशा पत्थरबाजी शुरू कर दी।
प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को उग्र हो गया। लेह में 2 महिला प्रदर्शनकारियों के बीमार पड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद तनाव बढ़ गया। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्रों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों के उग्र होने के बाद बढ़ा है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। बहुत जल्दी से देखिए कि लेह में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की मांगें क्या हैं। सबसे पहली मांग यह है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अलग विधानसभा और चुनाव हो उसके, करगिल और लेह लोकसभा सीट बने, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले। दरअसल 6वीं अनुसूची में विशेष शक्तियां मिलती हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के पास हैं, और लेह भी इस बात की मांग कर रहा है कि इसी प्रोविजन के तहत उनको भी विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ये अगली खबर यूपी के मेरठ से है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने की साजिश नाकाम हुई। आरोपी फिरोज को यूपी पुलिस ने बिहार से दबोचा। नैरेटिव गढ़कर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। मुस्लिम छात्रा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। दरअसल आरोपी सोशल मीडिया के जरिए फेक नैरेटिव से माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा था। सोशल मीडिया पर आरोपी ने कई रील्स शेयर की थी जिसमें मुस्लिम युवतियों के फोटो और वीडियोस बगैर इजाजत के शेयर किए गए थे। इतना ही नहीं, माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत इन वीडियोस पर आपत्तिजनक टेक्स्ट और कमेंट्स भी किए गए थे, जिसके बाद एक छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ चल रही। इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी जानकारी के बिना उनका वीडियो फोटो जो है एक सामान्य सी वीडियो थी जिसे कि इंस्टाग्राम पर किसी ने अपलोड करके उस पर आपत्तिजनक कमेंट किया है उनके चरित्र के बारे में। इस पर थाना मेडिकल में मुकदमा दर्ज करवाया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद में साइबर सेल की मदद से इस पूरी घटना की जांच की गई। जांच के दौरान अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसकी की जानकारी सामने आई, जो कि इस मामले में इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर युवती का फोटो अपलोड किया था। यूपी का संभल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी मस्जिद की वजह से नहीं बल्कि जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की वजह से। जावेद हबीब पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। लोगों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का आरोप लगा है जावेद हबीब पर। जावेद हबीब पर चिट फंड के जरिए लोगों से ठगी का आरोप है। इसको लेकर रायसत्ती थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है जिसमें जावेद हबीब के बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपों के मुताबिक जावेद हबीब ने फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की एक एस्टेब्लिशमेंट बनाई जिसमें मुनाफे का लालच देकर सैकड़ों लोगों से कंपनी में निवेश करवाया गया। 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ संभल गए थे और वहां कंपनी के एक कार्यक्रम में 150 से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी में निवेश कराया और जब रिटर्न की बारी आई तो लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। हबीब और उनके बेटे अनस हबीब और 2 अन्य लोग हैं सैफुल, उनके द्वारा यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सराय तरीन संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक लुभावनी बातें की और इनको बाइनेंस और बिटकॉइन और ट्रेडिंग के अंदर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद में जब उनसे पैसे वापस दिलवाने की बात कही तो उन्होंने अपनी कंपनी को बंद बता के यहाँ से फरार हो गए। तो जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल, इन लोगों के खिलाफ थाना रायसत्ती पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कई तहरीर प्राप्त हुई है। इन सभी तहरीरों की जांच है वो की गई है और जांच के बाद में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। और आजकल चेन स्नैचिंग की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आपको हर वक्त सतर्क रहना चाहिए क्योंकि चेन स्नैचर आपके घर के गेट पर भी खड़े हो सकते हैं। ताज़ा घटना जालंधर के एक बड़े पॉश इलाके में हुई जहां पहले से पीछा कर रहे चेन स्नैचर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात रात 7:45 बजे की है जब एक ब्लड टेस्ट करने वाले लैब के बाहर ये चेन स्नैचर अपने शिकार की तलाश में था। देखने में वो मजदूर की तरह लग रहा था लेकिन ये एक शातिर चेन स्नैचर था जिसकी नजर स्कूटी पर बैठी महिला पर थी। महिला ने जैसे ही स्कूटी मोड़ी दूसरी महिला उस पर बैठने लगी और इसी दौरान इस शातिर चेन स्नैचर ने अपने काम को अंजाम दे दिया। इस पूरी वारदात को 1 मिनट से भी कम में अंजाम दिया गया। जिस तरह से ये चोर यहां पर खड़ा था ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है
और चैन छीनने के बाद वो दूसरे साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। अभी हम लोग लैब से हमने रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी। 7:45 बजे का टाइम था। मेरी चेन स्नैच कर ली थी। अच्छा जी। दो लोग थे बाइक पे। ऐसा नहीं है कि जालंधर में इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं, लेकिन एक पॉश इलाके में जहां पर सुरक्षा कड़ी रहती है और भीड़ भाड़ भी रहती है, वहां इस तरह से चैन स्नैचिंग की वारदात कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर रही है। जेल से जमानत पर रिहा आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया। आजम खान बोले, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की जरूरत नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। अखिलेश मेरे उतने ही करीब हैं जितने नेताजी थे, ये भी उन्होंने जोड़ा। मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2007 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे। लेकिन मुलायम उतनी ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार का एक विवादित बयान सामने आया है। धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर नक्शे के खारिज होने पर उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी की सीमा में ही मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या जिले के अंदर भी मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं रहना चाहिए। विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या राम की नगरी है और यहां सिर्फ राम का मंदिर है और यहां केवल हिंदू ही रहने चाहिए। धन्नीपुर, हम इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। और आगे आपको बताऊंगा वाराणसी में संतों ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले देखिए रामलीला के मंचन के दौरान कैसे गई एक कलाकार की जान। हिमाचल के चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार अमरीश महाजन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 73 साल के अमरीश 40 सालों से रामलीला में दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे। दशरथ दरबार के मंचन के दौरान वो अचानक गिर पड़े, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के कैंट इलाके में तेंदुआ दिखाई देने के बाद दहशत मच गई। तेंदुआ गन्ना अनुसंधान केंद्र में छिपा हुआ था, जिसके बाद वो इच्छापुरी की तरफ निकल गया। तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं। तेंदुआ एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगा दिया है। राजस्थान के कोटा में माता रानी की जगराते में फिल्मी गाने बजाना आयोजकों को भारी पड़ गया। फिल्मी गाने बजाने का वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आयोजकों को धमकाया, साथ ही कार्यक्रम को बंद कर दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के धाराशिव में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। धाराशिव की परांगा तहसील के तकरीबन सभी गांव पानी में डूबे हैं। ड्रोन से आई तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां घर, खेत, खलिहान और मंदिर सब डूब गए हैं। कुछ जगहों पर लोग बचने के लिए मंदिरों के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दिए। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का पोस्टर और नारा देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अब देश के अलग अलग शहरों में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। काशी में साधु संतों ने इसी तरह आई लव महादेव के पोस्टर्स दिखाए और जयघोष किया, तो कल उज्जैन में गरबा के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर्स देखे गए। कानपुर उन्नाव के बाद कल काशी में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर महिलाओं को मार्च करते हुए देखा गया, जिसके बाद साधु संतों की तरफ से आज वहां पर प्रदर्शन किया गया। काशी के एक मठ के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आई लव महादेव यानी आई लव मोहम्मद की प्रतिक्रिया देने के लिए जो काशी के साधु संत हैं वो आई लव महादेव के पोस्टर के साथ इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर इस देश के कानून को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कानून को, देश को खंडित करने की एक साजिश रची जा रही है, बच्चों को, बुर्का नसीब महिलाओं को आगे करके देश के जो फिजाओं में नफरत घोलने की कोशिश की जा रही है,
उसी का जवाब देने के लिए काशी के साधु संत हैं। और देखिए बाकायदे यहाँ पर शंखनाद हो रहा है और शंखनाद के साथ ही जो आई लव महादेव का जो ये ट्रेंड है उसका उद्घोष अब शुरू हो चुका है और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जवाब देना अब आवश्यक हो गया है, ऐसा साधु संतों का मानना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी। गुरु जी, आपके भी हाथों में आई लव महादेव हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इस वक्त भी चल रहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम से कुछ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। प्रतिक्रिया देना कितना जरूरी हो गया था? क्रिया की प्रतिक्रिया आवश्यक है और आज नहीं हर युगों में जब जब समाज के असामाजिक तत्व अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, विधर्मी कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, तो सनातन धर्मावलंबी। बिहार में महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी हुआ है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकेश साहनी शामिल हुए। बिहार चुनाव में ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए अलग से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है और उसी दौरान की तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से ये ईबीसी के लिए जारी किया गया घोषणा पत्र, जिसको संकल्प का न्याय संकल्प का नाम दिया गया है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प।